हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू स्मार्ट नॉलेज। सो बच्चों, आज की जो वीडियो है वो क्लास 8th के बच्चों के लिए बहुत ही हेल्पफुल रहने वाली है, क्योंकि इसमें हम डिस्कस करने वाले हैं साइंस का आपका पेपर, जो कि बहुत ही हेल्पफुल रहेगा आपके लिए, आपके फाइनल एग्ज़ाम के लिए। इसके अलावा और भी प्रीवियस ईयर के जो पेपर हैं जिनमें बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कवर किए हुए होते हैं, सैम्पल पेपर हैं, प्रैक्टिस पेपर हैं, वो सब भी अपलोड किए जा चुके हैं। पेपर से पहले सारी वीडियोस को ज़रूर देखिएगा, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। ठीक है, उन सब का लिंक आपको इस वीडियो के एंड में एक प्लेलिस्ट का लिंक मिलेगा। जब आप उसके ऊपर, आपकी स्क्रीन पर ही दिखेगा, जब आप उसके ऊपर क्लिक करोगे तो उसमें सारे जो है नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 ऐसे आपको कई सारे पेपर मिलेंगे। तो सारे अलग अलग पेपर हैं, तो ज़रूर उनको करके जाइएगा। बहुत अच्छा स्कोर अगर आप कर सकते हो अगर आप सारे पेपर करके जाते हो। क्लियर? तो चलिए करते हैं। इस वीडियो में हम पेपर को इंग्लिश मीडियम में डिस्कस करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में हिंदी मीडियम में डिस्कस करेंगे, ताकि बच्चों को किसी तरह की कोई वोकेबलरी समझने में कोई प्रॉब्लम ना आए। पेपर पैटर्न आपका सेम बिल्कुल यही रहने वाला है। टाइम आपका 2.5 घंटे का रहेगा। मैक्सिमम मार्क्स आपके 60 रहेंगे। जनरल हिस्ट्री से पढ़ सकते हो बेटा। 3 सेक्शन आपको देखने को मिलते हैं, ABC। ए में ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस होते हैं, बी में शॉर्ट एंड लॉन्ग आंसर टाइप रहते हैं, सी में कॉम्पिटेंसी बेस्ड रहते हैं, और कोई ओवरऑल चॉइस जो है नहीं होती, इंटरनल चॉइस होती है। ठीक है, अब देखिए सेक्शन ए दिया गया है। सबसे पहले आंसर करने हैं आपको। फॉसिल फ्यूल्स आर फॉर्म्ड फ्रॉम द डेड रिमेन्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। जो फॉसिल फ्यूल्स हैं वो डेड रिमेन्स, जो लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं उनसे बनते हैं, जो डेड हो जाते हैं। तो आपको बताना है ये ट्रू है या फॉल्स है। मेरे आंसर करने से पहले आप खुद से कोशिश कीजिए कि इसका आंसर क्या होगा। क्लियर? तो आंसर क्या रहेगा हमारा इसमें आंसर हमारा ट्रू हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, साउंड कैन ईजिली ट्रेवल थ्रू वैक्यूम। वैक्यूम क्या होता है? वैक्यूम होता है जहाँ पर हवा भी नहीं होती है। एक रूम है, उसके अंदर से हवा भी निकाल दो तो क्या बन जाएगा? वैक्यूम बन जाएगा। तो साउंड ईजिली ट्रेवल कर सकती है वैक्यूम से। तो आंसर क्या रहेगा? आंसर इसका फॉल्स हो जाएगा, क्योंकि साउंड को ट्रेवल करने के लिए बच्चे मीडियम चाहिए होता है। क्या चाहिए होता है? मीडियम। चाहे फिर वो एयर हो, सॉलिड हो, गैस हो या लिक्विड हो, कोई भी मीडियम हो, लेकिन मीडियम होना चाहिए। लेकिन वैक्यूम से साउंड ट्रेवल नहीं कर सकती। तो ये क्या हो जाएगा? ये फॉल्स हो जाएगा। वीट आर अ पार्ट ऑफ द खरीफ क्रॉप। वीट और खरीफ का तो कोई रिलेशन ही नहीं है। वीट कैसी क्रॉप है? वीट तो एक रबी क्रॉप है, याद कीजिए। वीट रबी क्रॉप है, तो इसका भी क्या हो जाएगा? फॉल्स हो जाएगा। पैडी जो है वो खरीफ में आ जाएगी, वीट वो रबी में आती है। वी कैनॉट सर्वाइव विदाउट एटमॉस्फेरिक प्रेशर। हम जो है विदाउट एटमॉस्फेरिक प्रेशर सर्वाइव नहीं कर सकते। तो ये बिल्कुल ठीक बात है, बिना एटमॉस्फेरिक प्रेशर के हम सर्वाइव नहीं कर सकते बच्चों। एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता क्या है? जो चारों तरफ से एयर हमारे ऊपर प्रेशर लगा रही है, उसको हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर कहते हैं। तो ये क्या हो जाएगा? ट्रू हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 दिया गया है। डैश वाज यूज्ड इन रेलवे इंजन टू प्रोड्यूस स्टीम टू रन द इंजन। किसका यूज़ किया जाता है रेलवे इंजन्स में, जिससे कि स्टीम प्रोड्यूस हो इंजन को रन करने में? तो इसमें क्या आंसर आ जाएगा आपका? कोल आ जाएगा। कोल का हम यूज़ करते हैं। क्लियर है? किसका यूज़ करते हैं बच्चे? कोल का। नेक्स्ट देखिए, अगला क्वेश्चन नंबर 6 है। साउंड कैन प्रोपेगेट इन अ गैस, लिक्विड एंड। अभी अभी मैंने आपको बताया कि साउंड जो है वो कैसे प्रोपेगेट करती है, कैसे कौन कौन से मीडियम से ट्रैवल करती है। प्रोपेगेशन का मतलब होता है बच्चे ट्रैवल करती है। तो साउंड जो है वो प्रोपेगेट करती है गैस, लिक्विड एंड अ सॉलिड से। किससे करती है? सॉलिड से। ठीक है, उसके बाद फर्टिलाइज्ड एग इज़ ऑल्सो नोन एज। जो फर्टिलाइज्ड एग होता है, जो कि स्पम से क्या करता है? फर्टिलाइज्ड एग जो है वो किससे करता है? स्पम से जो फर्टिलाइज कर जाता है, उसके बाद क्या बनता है? उसके बाद बनता है जाइगोट। उसको हम क्या कहते हैं? फर्टिलाइज्ड एग को जाइगोट कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए। इन प्लॉइंग डैश आर यूज टू सेव लेबर एंड टाइम। प्लॉइंग में क्या यूज़ किया जाता है जो कि हमारी लेबर और टाइम को बचाता है? तो एक मशीन का नाम बताना है। तो प्लॉइंग के लिए कौन सी मशीन होती है? मशीन होती है कल्टीवेटर। कौन सी मशीन होती है बेटा? कल्टीवेटर। ठीक है, ये इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, आपको फर्मेंटेशन को डिफाइन करना है। फर्मेंटेशन क्या होती है? सभी बच्चे जानते हैं फर्मेंटेशन क्या होती है, तो आप डेफिनेशन लिख देंगे। क्या होती है कि जब जो है कन्वर्ज होता है शुगर कन्वर्ज हो जाती है, कन्वर्जन ऑफ शुगर इनटू एल्कोहल। एल्कोहल बाय यीस्ट। यीस्ट क्या करती है? जो शुगर है उसको
अल्कोहल में कन्वर्ट कर देती है, तो इस कन्वर्जन को बोलते हैं फर्मेंटेशन। तो प्रोसेस का नाम आपको देना है, याद कर लीजिए, कन्वर्जन ऑफ शुगर इनटू अल्कोहल बाय यीस्ट। अगला क्वेश्चन देखेंगे, नेम टू मेटल्स विच कैन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। आप सभी बच्चे जानते हैं मेटल्स दे आर द गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो कौन सी मेटल्स रहेंगी जो कि इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर सकती हैं? दैट इज़ एल्यूमिनियम, क्या रहेगा, एल्यूमिनियम एंड कॉपर। ठीक है, आप और भी एग्जाम्पल लिख सकते हो, आयरन लिख सकते हो, सिल्वर लिख सकते हो। उसके बाद क्वेश्चन 11 देखेंगे, इफ़ एंगल ऑफ इंसिडेंट इज़ 30 देन व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो देखिए, एंगल अगर इंसिडेंट एंगल है, ये हमारे पास क्या है बेटा, ये मिरर है। अब इसमें एंगल, यहाँ पे अगर एक रे गिरती है और ये ऐसे रिफ्लेक्ट हो जाती है, अब ये रे कौन सी है, ये इंसिडेंट रे है, क्लियर, और ये कौन सी है, ये रिफ्लेक्टेड रे है। अब यहाँ पे जब हम इस पर नॉर्मल ड्रॉ करेंगे तो ये एंगल हमारा कितना है, 30 है। एंगल ऑफ इंसिडेंट क्या है, 30। तो ये एंगल कितना होगा, मान लीजिए x है, तो इसको वैल्यू बतानी है। तो आपने लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन पढ़े हैं कि इंसिडेंट एंगल इज ऑलवेज इक्वल टू द रिफ्लेक्टेड एंगल। तो ये एंगल भी कितना होगा, 30 ही डिग्री रहेगा, 30 डिग्री ही रहेगा। तो इसका आंसर 30 डिग्री आ जाएगा, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, राइट टू एनिमल्स हु रिप्रोड्यूस बाय इंटरनल फर्टिलाइजेशन। कौन से दो एनिमल्स हैं जो कि रिप्रोड्यूस होते हैं बाय इंटरनल फर्टिलाइजेशन? तो वो कौन से दो हो जाएंगे, हॉर्स एंड लायन। आप एग्जाम्पल लिख सकते हो, ठीक है, हॉर्स है, लायन है, क्लियर, डॉग है, काव है, ये सारे एग्जाम्पल किसके हैं, इंटरनल फर्टिलाइजेशन के। ठीक है, यानी जिसके अंदर जो फर्टिलाइजेशन है वो इंटरनली होता है, बॉडी के अंदर होता है, उसको हम इंटरनल फर्टिलाइजेशन कहते हैं। और फिश में, फ्रॉग में कैसा होता है, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होता है। ठीक है, उसके बाद अगला क्वेश्चन देखेंगे, हाउ कोल गैस इज़ ऑब्टेन्ड, मेंशन इट्स वन यूज़। कोल गैस जो है वो कैसे ऑब्टेन्ड होती है और उसका आपको एक यूज़ लिखना है। तो बच्चों इसका आंसर आप यहाँ से करेंगे। देखिए क्या दिया गया है, कोल गैस इज़ ऑब्टेन्ड ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ कोल टू गेट कॉक। जो कोल गैस है वो हमें कैसे मिलती है, ड्यूरिंग द प्रोसेसिंग ऑफ कोल टू गेट कॉक। और यूज़ क्या रहेगा, अब जो कोल गैस है उसका यूज़ हम किस लिए करते हैं, एक फ्यूल के रूप में करते हैं। तो इट इज़ यूज्ड एज अ फ्यूल इन मैनी इंडस्ट्रीज सिचुएटेड नियर द प्रोसेसिंग प्लांट्स। ठीक है, तो ये इसका आंसर हो जाएगा कि जो भी फ्यूल इसको ईंधन के रूप में इस्तेमाल करते हैं बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ में जो कि कोल के नज़दीक होती हैं, क्योंकि बहुत दूर तो फिर ट्रांसपोर्ट का खर्चा बहुत बढ़ जाएगा, वो कई बार बेनिफिशियल नहीं रहता। लेकिन जहाँ पर भी कोल प्रोसेसिंग प्लांट हैं उसी के नज़दीक जो इंडस्ट्रीज़ हैं वो इसको फ्यूल के रूप में यूज़ करती हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेम 4 प्रोडक्ट विच आर प्रोड्यूस्ड फ्रॉम कोल टार। कोल टार से हमें कौन कौन से प्रोडक्ट मिलते हैं, तो आंसर कर लेंगे। कोल टार से देखिए हमें कोल टार से कौन कौन से प्रोडक्ट मिलेंगे, सिंथेटिक डाई है, ये एग्जांपल आप दे देंगे, सिंथेटिक डाई मिलती है, पेंट मिलता है, प्लास्टिक जो है परफ्यूम, प्लास्टिक मिलता है, परफ्यूम है, ड्रग्स हैं, ये सारी चीज़ें हमें कोल टार से मिलती हैं, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे बेटा, अगला है व्हाट आर ऑडिबल साउंड और इनऑडिबल साउंड। तो ऑडिबल साउंड कौन सी होती हैं, जो हम सुन पाते हैं वो क्या कहलाती हैं, ऑडिबल साउंड होती हैं, क्लियर। और इनऑडिबल जो हम सुन नहीं पाते वो इनऑडिबल साउंड होती हैं। तो इसका आंसर भी हम यहीं से करेंगे। ऑडिबल साउंड्स कैन बी हियर्ड बाय ह्यूमंस, जो हम सुन पाते हैं, एंड इनऑडिबल साउंड्स दे कैन नॉट बी हियर्ड बाय ह्यूमंस। तो और ऑडिबल साउंड्स कहाँ से कहाँ तक होती हैं ये भी ज़रूरी है, 20 हर्ट्ज से टू 20 किलो हर्ट्ज तक जो है ये ऑडिबल साउंड होती हैं, ठीक है। एंड इनऑडिबल साउंड जो होती हैं, इनऑडिबल साउंड वो बिलो 20 हर्ट्ज होती हैं और अबाउट 20 किलो हर्ट्ज होती हैं, अबाउट 20 किलो हर्ट्ज, ठीक है, ये भी याद रखेंगे आप। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, यहाँ से आप इसको नोट कर सकते हो। अगला क्वेश्चन देखिए, इज़ इलेक्ट्रोप्लेटिंग यूज़फुल फॉर अस, एक्सप्लेन। इलेक्ट्रोप्लेटिंग जो होता है क्या वो हमारे लिए यूज़फुल होता है, आपको एक्सप्लेन करना है। तो बिल्कुल होता है। इलेक्ट्रोप्लेटिंग करते हैं तो जैसे हम कोई भी ऑब्जेक्ट होता है, मान लीजिए आयरन का कोई ऑब्जेक्ट है, उसके ऊपर हम इलेक्ट्रोप्लेटिंग कर देंगे तो उसको हम किससे बचा सकते हैं, उसको हम जंग से बचा सकते हैं, जंग लगने से, उसकी खूबसूरती को बढ़ा सकते हैं। तो यस, इट इम्प्रूव द अपीयरेंस ऑफ ऑब्जेक्ट एंड प्रोटेक्ट फ्रॉम रस्टिंग, ठीक है। तो ये इसका आंसर हो जाएगा, क्लियर। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे,
अगला क्वेश्चन देखिए, और में दिया गया है डज प्योर वाटर कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, एक्सप्लेन करना है। क्या प्योर वाटर जो है वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर सकता है? तो आप बताइए, क्या प्योर वाटर कर सकता है? तो बिल्कुल नहीं कर सकता बच्चे, क्योंकि जो प्योर वाटर होता है उसके अंदर आयंस नहीं होते, नो फ्री आयंस, और अगर आयंस नहीं होते तो इलेक्ट्रिसिटी जो है वो नहीं कंडक्ट कर सकता। और प्योर वाटर का मतलब क्या है? आप सोच रहे होगे साफ़ पानी, वो साफ़ पानी नहीं। प्योर वाटर मतलब डिस्टिल्ड वाटर, डिस्टिल्ड वाटर जो आयन फ्री होता है, क्लियर, उसके अंदर आयंस नहीं होते, आयंस फ्री जो वाटर है उसको हम डिस्टिल्ड वाटर कहेंगे। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, अगला क्वेश्चन है व्हाट आर ओवीपैरस एनिमल्स, गिव एनी टू एग्जाम्पल। ओवीपैरस एनिमल्स कौन से होते हैं? जो कि एग ले करते हैं, उनको हम ओवीपैरस कहते हैं। इसी के एवज में दूसरा क्या होता है? वीवीपैरस। वीवीपैरस एनिमल्स कौन से होते हैं? जो कि क्या करते हैं, जो यंग वंस होते हैं उनको बर्थ देते हैं, जन्म देते हैं, उनको हम वीवीपैरस कहते हैं। और ओवीपैरस कौन से होंगे? जो एग ले करते हैं। तो कौन कौन से आ जाएंगे? दो एग्जाम्पल बताने हैं। हैन हो जाएगा, और क्या हो सकते हैं? स्पैरो हो सकता है, और फिश हो जाएगा। ये हो जाएगा, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कौन से होंगे? जिनके अंदर न्यू ऑफस्प्रिंग को जन्म देने के लिए केवल एक सिंगल पेरेंट की नीड होती है, उसको हम क्या कहेंगे? उसको हम कैसा रिप्रोडक्शन बोलते हैं? ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो यहाँ से इसका आंसर करेंगे, ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है वो क्या होता है? देखिए, asexual reproduction, a mode of reproduction in which a new offspring is produced by a single parent is known as asexual reproduction। ठीक है, तो ये डेफिनेशन हो जाएगी asexual reproduction की, जिसके अंदर सिंगल पेरेंट की नीड होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, नेम 4 ऑर्गेनिज्म विच रिप्रोड्यूस बाय सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। कोई भी 4 ऑर्गेनिज्म का नाम आपको बताना है जो कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से जो है ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस करते हैं। तो बहुत ही इजी है, इसमें आप दे सकते हो डॉग आ सकता है, हैन जो है इसके अंदर हैन लिख सकते हो, ठीक है। उसके अलावा इसके अंदर लायन लिख सकते हो, और भी बहुत सारे एग्जाम्पल हैं जो कि आप इसमें दे सकते हो। ह्यूमन बीइंग यानी मैन लिख सकते हो, क्लियर, ह्यूमन बीइंग लिख सकते हो मेनली, ठीक है, मैन लिख सकते हो, फिश लिख सकते हो, फ्रॉग लिख सकते हो, और भी बहुत सारे एग्जाम्पल आप इसमें दे सकते हो। मॉस्किटो लिख सकते हो, ठीक है, बटरफ्लाई लिख सकते हो। तो ये सारे एग्जाम्पल इसमें हो सकते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर। उसके बाद अगला क्वेश्चन है डिफाइन कॉन्टैक्ट फोर्स विद एग्जाम्पल। तो आपको कॉन्टैक्ट फोर्स की डेफिनेशन देनी है एग्जाम्पल के साथ। कॉन्टैक्ट से नाम से पता चल रहा है ना, कॉन्टैक्ट फोर्स यानी जिसमें हम टच कर सकते हैं, तो उसको हम क्या कहेंगे? कॉन्टैक्ट फोर्स। तो एनी फोर्स दैट अकर एज अ रिजल्ट ऑफ टू ऑब्जेक्ट मेकिंग कॉन्टैक्ट विद ईच अदर इज अ कॉन्टैक्ट फोर्स। जब दो चीज़ें ऑब्जेक्ट जो है एक दूसरे के कांटेक्ट में आते हैं, वो फोर्स जब लगता है, जैसे आपको पानी से भरी हुई बाल्टी उठानी है, तो बाल्टी को उठाने के लिए आपको उसको टच करना पड़ेगा, तो वो क्या कहलाएगा? कांटेक्ट फोर्स। तो जैसे कि एग्जांपल मस्कुलर फोर्स रहेगा। फ्रिक्शनल फोर्स, जैसे कि आप ज़मीन पर चल रहे हैं या बॉल आपने फेंक दी ज़मीन पर, तो ज़मीन क्या करेगी? अर्थ वापस जो है एक फोर्स लगाएगी, जिससे कि बॉल कुछ देर बाद रुक जाएगी। उसको क्या कहते हैं? उसको हम फ्रिक्शनल फोर्स कहेंगे, ठीक है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ सीएनजी। सीएनजी की फुल फॉर्म बताइए, बहुत ही इंपॉर्टेंट और इजी क्वेश्चन। सीएनजी की फुल फॉर्म क्या रहेगी? कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। वेरी गुड, सीएनजी की फुल फॉर्म हो जाएगी कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, क्लियर, ये हो जाएगी। इसके 2 एडवांटेज भी बताने हैं। सीएनजी के 2 एडवांटेज क्या रहेंगे? एक तो ये पॉल्यूशन कम करती है, तो ये लेस पॉल्यूटिंग हो जाएगी, पॉल्यूशन कम करती है। एंड इसका यूज़ हम डायरेक्ट कर सकते हैं, तो इट कैन बी यूज्ड डायरेक्टली, डायरेक्ट हम इसका यूज़ कर सकते हैं। ये 2 इसके एडवांटेज हो जाएंगे। उसके बाद हाउ वाज पेट्रोलियम मेड इन नेचर। नेचर में जो पेट्रोलियम है वो कैसे बनता है, वो आपको बताना है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? पेट्रोलियम कैसे बनता है? सो यहाँ से आंसर करेंगे, पेट्रोलियम वाज फॉर्म्ड फ्रॉम ऑर्गेनिज्म। पेट्रोलियम जो है वो ऑर्गेनिज्म से बनता है, लिविंग इन द सी, जो सी में रहते हैं। एज दीज ऑर्गेनिज्म डाइड, जब ये ऑर्गेनिज्म मर जाती हैं, देयर बॉडीज सेटल्ड एट द बॉटम ऑफ द सी, उनकी जो बॉडी है वो बॉटम में सेटल्ड हो जाती है। एंड गेट कवर्ड विद द लेयर ऑफ सैंड एंड क्ले, और ऊपर से रेत और जो क्ले मिट्टी होती है वो कवर होने लगती है। Over millions of years with high temperature, high pressure and in absence of air, transform the dead organism into petroleum and natural gas.
ठीक है। और जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता है, हाई प्रेशर होता है और एयर की एब्सेंस होती है, तो ये डेड ऑर्गेनिज्म पेट्रोलियम और नेचुरल गैस में कन्वर्ट हो जाते हैं। इस तरह से बच्चों पेट्रोल का निर्माण होता है, पेट्रोलियम बनता है। तो ये आंसर आप इसमें कर लेंगे। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन दिया गया है, नेम द टू प्रोडक्ट ऑब्टेन्ड फ्रॉम पेट्रोलियम। पेट्रोलियम से दो प्रोडक्ट कौन से बनते हैं, कौन से हमें मिलते हैं? तो एक तो पेट्रोल लिख देंगे, एक जो है डीजल लिख देंगे। क्लियर है। ये दो प्रोडक्ट हमें पेट्रोल से मिलते हैं, और भी मिलते हैं लेकिन आपको दो ही बताने हैं, तो ये आंसर आप इसमें लिख देंगे। क्लियर। अगला है, हाउ डू ह्यूमंस प्रोड्यूस साउंड। जो है ह्यूमंस के अंदर साउंड कैसे प्रोड्यूस होती है? तो आपको पता है ना, हमारी जो गला है उसके अंदर क्या है, वॉइस बॉक्स है, लैरिंग्स है, जिसकी वजह से हम बोल पाते हैं। तो आंसर करेंगे कि कैसे ह्यूमन बोल पाते हैं हम। ठीक है। तो यहाँ से आंसर करेंगे, इन ह्यूमंस साउंड इज़ प्रोड्यूस्ड बाय द वॉइस बॉक्स और लैरिंग्स। तो ह्यूमंस में जो साउंड प्रोड्यूस होती है दैट इज़ बाय द वॉइस बॉक्स और लैरिंग्स। इट इज़ द अपर पार्ट ऑफ द विंड पाइप। जो विंड पाइप है उसका अपर पार्ट, वहाँ पर ये वॉइस बॉक्स होता है। जैसे ये हमारी क्या होती है बच्चे, ट्रैकिया होती है। ठीक है, सांस लेने वाली, और इसके ऊपर ये इस तरह से क्या होता है, ये जो है यहाँ पे वॉइस बॉक्स होता है, जो ये ओपन होता है, खुलता है इस तरह से। ठीक है। क्लियर। नेक्स्ट देखिए, टू वोकल कोड्स आर स्ट्रेच्ड अक्रॉस द वॉइस बॉक्स एंड लिविंग इन अ नैरो स्लिट। तो जो वॉइस बॉक्स होता है उसके अंदर इस तरह से ये वोकल कोड होती हैं, इनके बीच से हवा जाती है। जब हवा से ये वाइब्रेट करती हैं दोनों वोकल कोड, तब हमारी जो आवाज़ है वो निकलती है इस तरह से। ठीक है। इनके बीच में जो हवा जाती है जब हम बोलते हैं, तो ये दोनों वाइब्रेट करती हैं और उस वाइब्रेशन से जो साउंड है वो प्रोड्यूस होती है। व्हेन द लंग फोर्स एयर थ्रू द स्लिट, स्लिट मतलब ये जो बीच का गैप है इसका, इट वाइब्रेट एंड प्रोड्यूस साउंड, तब इसमें साउंड प्रोड्यूस होती है। तो ये आंसर आपका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन दिया गया है, व्हाट आर द मेजर कॉजेज ऑफ नॉइस पोल्यूशन। कोई तीन आपको बताने हैं। तो मेजर कॉज क्या रहेंगे, 3 नंबर का क्वेश्चन है। तो मेजर कॉज में आप कोई भी एग्जांपल लिख सकते हो, बहुत सारे हैं। साउंड ऑफ व्हीकल्स प्रोड्यूस होती है तो नॉइस पोल्यूशन होता है। एक्सप्लोजन इंक्लूडिंग बर्स्ट ऑफ क्रैकर्स होता है। लाउड स्पीकर बजते हैं। मशीन से जो नॉइस पोल्यूशन है वो होता है। तो ये एग्जाम्पल आप इसमें दे देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला देखेंगे, राइट 3 कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इमेजेस फॉर्म्ड बाय प्लेन मिरर। प्लेन मिरर से किस टाइप की इमेज बनती है? तो आप सभी बच्चे जानते हो, प्लेन मिरर जो है जैसा उसके अंदर देखते हो वैसी ही इमेज आपको बनती है। ठीक है, आपने बिल्कुल देखा हुआ है ना। तो इरेक्ट इमेज बनती है। आप मिरर के सामने खड़े होकर देखिए, आपको वैसे ही सारी समझ आ जाएंगी। इरेक्ट का मतलब, अगर ये हमारे पास क्या है, मिरर है, यहाँ पे अगर मैंने एक कैंडल रखी है, तो ये जैसी कैंडल रखी है इमेज भी कैसी बनेगी, ऐसी ही बनेगी। ये होता है इरेक्ट। क्लियर है, ऐसी ही बनेगी सेम। उसके बाद क्या है, उसके बाद देखिए सेम साइज़ होगी, जितनी साइज़ की ये होगा उतना ही होगा। वर्चुअल होगी, यानी ये ऐसा लगेगा आपको कि जो मिरर में इमेज बन रही है वो इसके पीछे है और इसको आप स्क्रीन पर नहीं ले सकते। और आप फोर्थ पे लिख सकते हो, सेम डिस्टेंस पे बनती है। सेम डिस्टेंस, ठीक है, सेम डिस्टेंस पे भी बनती है। ये कैरेक्टरिस्टिक भी हो जाएगी कि वो सेम डिस्टेंस पे बनती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, तो ये हमारा इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन करेंगे, डिफाइन प्रेशर, राइट इट्स फार्मूला। प्रेशर क्या होता है, आपको उसका फार्मूला लिखना है। तो बच्चे प्रेशर क्या होता है, द फोर्स एक्टिंग ऑन पर यूनिट एरिया ऑफ ए सरफेस। जब हम एक सरफेस के ऊपर फोर्स लगाते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, प्रेशर। प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया। अगर हम ज़्यादा एरिया पे प्रेशर लगाएंगे तो जो है क्या होगा, जो फोर्स है वो क्या लगेगा, कम लगेगा। ठीक है, प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया, ये हमारा फॉर्मूला हो जाएगा। तो ज़्यादा एरिया होगा तो प्रेशर कम लगेगा, एक दूसरे के ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। और कम एरिया पे अगर हम फोर्स लगाते हैं तो ज़्यादा प्रेशर लगेगा, दबाव ज़्यादा बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन हो जाएगा, डू लिक्विड एंड गैसेज ऑल्सो एक्सर्ट प्रेशर। क्या जो गैसेज लिक्विड हैं या गैस है, क्या वो प्रेशर एक्सर्ट करते हैं या नहीं करते हैं, आपको ये बताना है। तो बिल्कुल करते हैं बच्चों, प्रेशर एक्सर्ट करते हैं, तो यस आ जाएगा। ठीक है, आप बैलून में पानी डालते हो तो क्या बैलून फूलता नहीं है, बिल्कुल फूलता है, यही तो प्रेशर लगा रहा है। गैसेज है, आप फुलाते हो, मुंह से बैलून फुलाते हो तो जो गैस अंदर जा रही है उसी की वजह से तो वो फूल रहा है। तो आंसर यस हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, आपको मैच करना है। कॉमन सॉल्ट को किससे मैच करेंगे, कॉमन सॉल्ट किसको प्रिजर्व करने के काम आता है, कॉमन सॉल्ट आता है मीट एंड फिश को। तो इसका आंसर आपका एफ हो जाएगा। शुगर किसके आएगा, शुगर आता है जैम्स एंड जेलीज़ को।
विनेगर से, विनेगर किस में डालते हैं, विनेगर पिकल्स में डालते हैं बच्चे। उसके बाद टेट्रासाइक्लिन क्या है, टेट्रासाइक्लिन जो है वो एक एंटीबायोटिक है, तो सी आंसर हो जाएगा। वायरस, वायरस क्या फैलाता है, एड्स जो है वो वायरस से फैलता है, क्लियर। और प्लाज्मोडियम क्या फैलाता है, मलेरिया, तो इसका आंसर ए हो जाएगा, इसका आंसर बी हो जाएगा। बहुत ही आसान सा मैच था, तो इसमें जो है थोड़ा सा आप यहाँ से ये ज़रूर याद करेंगे, कॉमन सॉल्ट और शुगर ये किस किस को प्रिजर्व करने के काम आते हैं, इसमें थोड़ी कन्फ्यूज़न आपको हो सकती है, ठीक है। उसके बाद आपको स्टेटमेंट रीराइट करनी है, तो इसमें देखिए, रीराइट द फॉलोइंग स्टेटमेंट बाय करेक्टिंग द अंडरलाइन टर्म, जिसमें जो ये अंडरलाइन किए हुए हैं ना ये गलत हैं, इनकी जगह पे आपको ठीक लिखना है कि क्या आना चाहिए। सो फर्स्ट दिया गया है, व्हेन अ डिजीज केयरिंग माइक्रोब एंटर्स आवर बॉडी द बॉडी एंटीबायोटिक टू फाइट द इन्वेडर। तो जो भी फॉरेन पार्टिकल आते हैं हमें बीमार करने के लिए, तो वो क्या है, क्या एंटीबायोटिक लड़ती हैं, तो एंटीबायोटिक नहीं, एंटीबॉडीज़ लड़ती हैं, तो क्या आ जाएगा, एंटी, इसमें आप कर दोगे एंटीबॉडी, क्लियर। तो क्या आ जाएगा बेटा, एंटीबॉडी आ जाएगा एंटीबायोटिक की जगह। एंटीबॉडी होती है हमारे शरीर में जो उनसे लड़ती हैं। कॉमन कोल्ड इज़ अ नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़, नहीं नॉन कम्युनिकेबल नहीं है, कम्युनिकेबल है, यानी एक दूसरे से फैलने वाली है। नॉन कम्युनिकेबल होती हैं जो फैलती नहीं हैं, और कम्युनिकेबल होती हैं जो फैल जाती हैं। रस्ट ऑफ व्हीट इज डिजीज़ इज कॉज्ड बाय बैक्टीरिया, बिल्कुल नहीं, बैक्टीरिया से नहीं होती बच्चे, फंजाई से होती है। मलेरिया इज स्प्रेड बाय डॉग बाइट, नहीं, डॉग से कहाँ फैलती है मलेरिया, मलेरिया तो मॉस्कीटो से फैलता है, ठीक है। तो आप क्या लिख देंगे, मॉस्कीटो। बहुत ही आसान सा। ड्यूरिंग पेस्चराइजेशन द मिल्क इज़ हीटेड टू अबाउट, मिल्क जो है वो 40 डिग्री पे हीट करते हैं क्या पेस्चराइजेशन में, आप कहोगे नहीं मैडम 70 डिग्री पे करते हैं, तो 70 डिग्री लिख दिया। चिकन पॉक्स इज कॉज्ड बाय बैक्टीरिया, ऐसा है क्या, चिकन पॉक्स बैक्टीरिया से होता है, नहीं नहीं, किससे होता है, वायरस से, जी हाँ, ये आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से क्वेश्चन का आंसर आपको करना है। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 13 दिया गया है, इसके अंदर आपको ये पैराग्राफ सा दिया गया है, इसको जरा सा पढ़ लेंगे। देयर इज़ अ रिच वेराइटी ऑफ क्रॉप्स ग्रोन इन डिफरेंट पार्ट ऑफ द कंट्री, द क्लाइमेटिक कंडीशन लाइक टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी एंड रेनफॉल वेरी फ्रॉम वन रीजन टू अनदर, डिस्पाइट दिस डाइवर्सिटी टू ब्रॉड क्रॉपिंग पैटर्न कैन बी आइडेंटिफाइड, ठीक है। तो इसको जनरल सा है, क्वेश्चन देख लेते हैं। विच वन इज़ नॉट ए खरीफ क्रॉप, खरीफ क्रॉप कौन सी नहीं है ये बताना है। कॉटन जो है ये भी खरीफ क्रॉप है, यानी जो बारिश के मौसम होता है ना उसमें उगाई जाती है, पैडी भी है, और इसके अलावा मेज़ भी जो है खरीफ क्रॉप है। बस यहाँ पे जो खरीफ नहीं है वो कौन सी है, मस्टर्ड, जो सरसों, सरसों किसके साथ उगाई जाती है, सरसों मेनली जो है ना वीट के साथ उगाई जाती है, वीट के दिनों में जब गेहूं लगते हैं। और वीट तो आपको पता ही है ये कैसी है, ये रबी क्रॉप है, तो इसलिए याद रखना वीट के साथ मस्टर्ड वो भी रबी क्रॉप होती है। रबी क्रॉप्स आर शोन इन, कब कब जो है बोई जाती है रबी क्रॉप, तो रबी क्रॉप अक्टूबर से मार्च, अक्टूबर से मार्च, ठीक है, विंटर सीजन में लगभग, तो अक्टूबर से मार्च इसका आंसर होगा। विच वन इज़ नॉट अ स्टेप ऑफ एग्रीकल्चर, ये इसमें एग्रीकल्चर का कौन सा स्टेप नहीं है, देखो सोइंग भी होता है, इरीगेशन भी होता है, हार्वेस्टिंग भी होता है, लेकिन रेन तो एक एग्रीकल्चर का स्टेप नहीं है, क्लियर। अगला है, मैन्योर इज़ एन ऑर्गेनिक सब्सटेंस प्रोड्यूस फ्रॉम द डिकम्पोजिशन ऑफ, तो मैन्योर जो है वो कैसे बनता है, एक ऑर्गेनिक सब्सटेंस है, प्लांट वेस्ट से बनता है और एनिमल वेस्ट से बनता है, या बोथ ए एंड बी से बनता है, तो बेटा इसमें बोथ ए एंड बी, ए एंड बी, ये जो है बी आ जाएगा और ये सी कर लेना, ठीक है, ये बी जो है ये आ जाएगा, तो बोथ ए एंड बी आ जाएगा, प्लांट वेस्ट से भी बनता है और एनिमल वेस्ट से भी बनता है मैन्योर। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखेंगे, वी नो दैट द निडल ऑफ द कंपास इज ए टीनी मैग्नेट, कंपास आप सबने देखी है ना, उसके अंदर क्या होता है, एक मैग्नेट होती है, क्लियर है। विच पॉइंट, और जब हम उसको रखते हैं तो वो किस डायरेक्शन में दिखाती है हमें, नॉर्थ साउथ में, हमेशा किस डायरेक्शन में अलाइन होती है, नॉर्थ टू साउथ। व्हेन वी ब्रिंग दिस टू अ वर्किंग क्लोज सर्किट नीडल गेट डिफ्लेक्टेड, जब हम इसको एक वायर के पास लेकर आते हैं जिसके अंदर से क्या फ्लो कर रहा है, करंट फ्लो कर रहा है, तो ये अपनी पोजीशन से ऐसे इधर उधर हिलने लगती है, इसको बोलते हैं डिफ्लेक्शन। क्यों हिलती है, क्योंकि करंट, तार के अंदर मैग्नेटिज्म प्रोड्यूस हो जाता है, जब भी इसके अंदर करंट पास होता है तो इसके अंदर ये एक मैग्नेट बन जाता है। याद रखना बेटा कि तार के अंदर जब करंट फ्लो करता है तो वो एक मैग्नेट बनता है, जिसकी वजह से दो मैग्नेट जब आपस में पास आएंगी तो क्या होगा, उनके अंदर डिफ्लेक्शन होना शुरू हो जाएगा, ठीक है। तो विच इक्विपमेंट यूज मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, तो कौन सा ऐसा इक्विपमेंट है जिसमें हम ये मैग्नेटिक इफेक्ट का यूज़ करते हैं, तो किस में करते हैं, मोटर में, मोटर क्योंकि वो घूमती है ना,
तो घूमती किसकी वजह से है, मैग्नेटिक इफेक्ट के कारण घूमती है। टॉर्च में बाइक इंजन इलेक्ट्रोप्लेटिंग इनमें नहीं करते, हम मोटर में करते हैं। फ्यूज़ वायर हैज़, अब देखिए फ्यूज़ वायर का काम क्या होता है। फ्यूज़ वायर क्या है, ये एक सेफ्टी डिवाइस है। क्या है बच्चों, एक ये सेफ्टी डिवाइस है। और फ्यूज़ वायर जैसे ही जो इलेक्ट्रिसिटी है वो बहुत ज़्यादा आती है तो ये फ्यूज़ वायर क्या होता है, ये गल जाता है, ये ब्रेक हो जाता है, टूट जाता है, जिससे कि जो हमारे घर के उपकरण हैं वो ख़राब होने से बच जाते हैं। तो इसका आंसर क्या रहेगा, लो मेल्टिंग पॉइंट। अगर इसका मेल्टिंग पॉइंट लो नहीं होगा तो फिर फ़ायदा नहीं है ना इसका लगाने का। तो लो मेल्टिंग पॉइंट होता है फ्यूज़ वायर का। एमसीबी इज़ यूज्ड इन द हाउस। एमसीबी, जब भी बिजली जो है वो कम ज़्यादा होती है तो एमसीबी गिर जाती है, यानी वो क्या कर देती है, सर्किट को ब्रेक कर देती है, तो ब्रेक द सर्किट आएगा। निडल ऑफ अ कंपास पॉइंट्स टूवर्ड्स, मैंने अभी बताया आपको कंपास जो है किस डायरेक्शन में अलाई करती है, नॉर्थ साउथ डायरेक्शन। डी आंसर हो जाएगा बच्चे, नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में करती है। ठीक है, 15 क्वेश्चन देखेंगे। इफ़ वी हैव सीन इन केस ऑफ स्पेरिकल मिरर दैट food different position in the object in the nature and size of the image change, object the nature and the image of the size change। ठीक है, इसको देख लेंगे। क्वेश्चन देख लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग ओनली फॉर्म वर्चुअल इमेज, इनमें से कौन सा वर्चुअल इमेज फॉर्म करता है। तो रियल और वर्चुअल इमेज का मतलब क्या है, थोड़ा सा पहले ये समझा देती हूँ, कुछ बच्चों को बड़ा मुश्किल लगता है ये पोर्शन। रियल इमेज क्या होती है, जिसको हम स्क्रीन पर ले सकें, ऑन स्क्रीन। ठीक है, और वर्चुअल क्या होती है, जिसको हम स्क्रीन पर नहीं ले सकते। जैसे आप प्लेन मिरर में अपनी इमेज देखते हो, वो बिहाइंड द मिरर बनती है, उसको आप स्क्रीन पर नहीं ले सकते, तो वो वर्चुअल इमेज है। लेकिन जिसको आप स्क्रीन पर ले सकते हो वो रियल इमेज होती है। तो इनमें से वर्चुअल इमेज कौन बनाता है, तो जो कॉन्वेक्स मिरर है, जो गाड़ियों में लगा हुआ होता है, ठीक है, वो कॉन्वेक्स मिरर वर्चुअल इमेज बनाता है, जिसमें आपको गाड़ियाँ दिखती हैं पीछे से आती हुई। विच मिरर इज़ यूज्ड इन व्हीकल एज अ रियर व्यू मिरर, अभी मैंने बताया पीछे से गाड़ियाँ आती हुई दिखाई देती हैं, तो कौन सा मिरर है, कॉन्वेक्स मिरर। विच मिरर इज़ यूज फॉर डेंटिस्ट फॉर एग्जामिंग पेशेंट, पेशेंट का दांत देखने के लिए डेंटिस्ट कौन सा मिरर यूज़ करते हैं, तो उसमें कॉनकेव मिरर यूज़ करते हैं बेटा, कॉनकेव मिरर। ये वाला कौन सा मिरर है, कॉनकेव। और ये वाला जो मिरर होता है ये कौन सा होता है, कॉन्वेक्स मिरर होता है। ठीक है, तो कॉनकेव मिरर यूज़ करते हैं क्योंकि इसमें चीज़ें बड़ी बड़ी दिखाई देती हैं और सीधी दिखाई देती हैं, तो कॉनकेव मिरर का यूज़ करते हैं। अगला क्वेश्चन, रियल इमेज कैन बी ऑब्टेन्ड बाय, तो रियल इमेज जो है वो हमें किससे मिलेगी, रियल इमेज हमें किससे मिलती है, रियल इमेज हमें मिलती है कॉनकेव मिरर से और कॉन्वेक्स लेंस दोनों से मिलती है। लेंस कौन सा होता है, कॉन्वेक्स, ये वाला लेंस कॉन्वेक्स लेंस है और ये वाला लेंस जो है वो कॉनकेव लेंस है। ध्यान रखना, ये कॉनकेव लेंस है, आपको बनाना भी आ सकता है ये पेपर में। कॉनकेव लेंस है और ये कौन सा लेंस है, कॉन्वेक्स लेंस है। ठीक है, तो बोथ ए एंड बी हमारा यहाँ से राइट आंसर हो जाएगा, बोथ ए एंड बी। ठीक है, तो ये था कंप्लीट पेपर। आई होप सारे बच्चों को सारे क्वेश्चंस क्लियर हैं। फिर भी बच्चे, अगर आपको लगता है किसी क्वेश्चन में कोई भी डाउट तो आप पूछ सकते हो। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को ज़रूर से लाइक करना बेटा, चैनल को करना सब्सक्राइब। ठीक है, इसी तरह की और वीडियोज़ के लिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय।